तो आज हम हाल ही में पेश हुए बजट की चीर-फाड़ करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक यूट्यूब वीडियो का काफी गहरा विश्लेषण है जो इस बजट की कह सकते हैं बहुत तीखी आलोचना करता है। हाँ। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से होती है। वही शेयर बाजार वाली बात है ना, कि बजट वाले दिन सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक गिर गया और निवेशकों के करीब 8 लाख करोड़ रुपए डूब गए। जी, देखिए ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि ये भी सच है कि बजट के दिनों में बाजार में काफी उतार चढ़ाव होता ही है। सही बात है। लेकिन इस स्रोत का तर्क कुछ और है। वो कहता है कि ये गिरावट सिर्फ बाजार की सामान्य घबराहट नहीं थी, बल्कि बजट में ठोस योजनाओं की कमी का एक सीधा नतीजा थी। और आज हम इसी तर्क की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ विश्लेषण को दोहराना नहीं, बल्कि उसे समझना और परखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस विश्लेषण की सबसे पहली और बड़ी शिकायत क्या है? विश्लेषण की शुरुआत होती है बजट भाषण के एक शब्द से, कर्तव्य। कर्तव्य। हाँ, स्रोत का कहना है कि पूरे भाषण में इस शब्द पर बहुत जोर था, लेकिन जब घोषणाओं की बात आई तो कई चीजें मतलब पुरानी और सुनी सुनाई सी लगी। अच्छा, जैसे पुरानी योजनाओं पर एक नया कवर चढ़ा दिया गया हो। कोई उदाहरण है इसका? सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है सी प्लेन परियोजना का। इसका जिक्र इस बजट में फिर से आया है। सी प्लेन, ये तो काफी पुरानी बात लगती है। मुझे याद है गुजरात चुनाव के आसपास इसका काफी शोर था। बिल्कुल, और स्रोत इसे एक असफल योजना की शर्मनाक वापसी कहता है। उसका दावा है कि इसे पहली बार बड़े तामझाम के साथ लॉन्च किया गया था, लेकिन 2021 के बाद ये पूरी तरह बंद हो गई। हाँ, विश्लेषण के मुताबिक ये 20 करोड़ रुपए की एक फ्लॉप योजना थी, और अब इसे पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के नाम पर फिर से बजट में डाल दिया गया है। ये तो काफी तीखी आलोचना है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब सरकार को लगता हो कि इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं और वो एक और कोशिश कर रही है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन ये स्रोत इस नजरिए को कोई रियायत नहीं देता। उसका तर्क है कि अगर सरकार वाकई गंभीर होती तो वो पहले की विफलता के कारणों पर एक रिपोर्ट पेश करती। अच्छा, कि पिछली बार क्या गलत हुआ था और इस बार उसे कैसे ठीक किया जाएगा। जी, बिना किसी सफाई के उसी योजना को दोबारा लाना स्रोत के मुताबिक सिर्फ सुर्खियां बटोरने की कोशिश है, और कुछ नहीं। मैं समझ गई। तो ये सिर्फ सी प्लेन तक ही सीमित नहीं होगा, और भी ऐसी योजनाएं हैं? हाँ बिल्कुल, अगली कतार में है अमृत सरोवर योजना। हाँ, ये तो 2020 में शुरू हुई थी, तालाबों को सुधारने के लिए। सही, और अब बजट में कहा गया है कि इन सरोवरों को मछली पालन के लिए विकसित किया जाएगा। लेकिन स्रोत यहां भी जमीनी हकीकत पर सवाल उठाता है कि क्या वो सरोवर इस लायक है भी या नहीं। बिल्कुल, फिर नदी जल मार्गों का भी जिक्र है, जिसे स्रोत 2016 से चल रहा एक ड्रामा कहता है। ड्रामा, ये तो बहुत कड़ा शब्द है। अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ ठोस उदाहरण दिए हैं स्रोत ने। हाँ, और उदाहरण बहुत दिलचस्प है। स्रोत गंगा विलास क्रूज की याद दिलाता है, जिसे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बताकर प्रचारित किया गया था। हाँ, मुझे याद है, काफी चर्चा हुई थी उसकी। विश्लेषण पूछता है वो जहाज अब कहाँ है, उसका क्या हुआ। इसी तरह गुजरात में साबरमती नदी पर जो जहाज चलाया गया, उसके बारे में दावा है कि वो 35 करोड़ के घाटे में है और अब चल भी नहीं पा रहा। हाँ, पानी का स्तर कम होने की के लिए बजट बना है। 1/20 लोगों के लिए बजट बना है। किसान, गरीब और गांव में रहने वाले लोगों की समझ से बाहर का बजट है। सर, लेकिन जब तक बजट का ये भाषण निर्मला सीतारमण संसद में पेश कर रही थी, लगातार मेज थपथपाते हुए प्रधानमंत्री दिख रहे थे। अच्छा, अपनी पीठ कौन नहीं चाहता है? अरे भाई, सरकार के लोग थपथपा रहे थे। उन्हें ये नहीं पता कि आज सोना चांदी कितना महंगा हो गया, सेंसेक्स बता रहे हैं क्रैश हो गया। आप सोचिए क्या हालात है। आज बीमारी की दवाइयों का इलाज नहीं आप करा पा रहे हो, आप गरीब को कोई सुविधा नहीं दे पा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। आप 1 लाख करोड़ की जो बननी थी बुलेट ट्रेन, आज 2 लाख करोड़ की बुलेट ट्रेन बन रही है। आपने यूपी को कोई भी एक्सप्रेस वे नहीं दिया। आप बिजली कितनी महंगी दे रहे हैं आप, और जो कंपनियां बिजली सप्लाई कर रही हैं वो मुनाफे में, हजारों करोड़ के मुनाफे में। तो आप किस तरह का बजट बना रहे हो? वजह से तो इन उदाहरणों से वो ये दिखाना चाहता है कि घोषणाएं भव्य होती हैं, लेकिन उनका अंजाम वो कुछ और ही होता है। ठीक है, तो एक तरफ तो ये स्रोत कह रहा है कि पुरानी असफल योजनाओं को दोबारा लाया जा रहा है, लेकिन उन बड़ी योजनाओं का क्या हुआ जिनका ऐलान सालों पहले बड़े जोर शोर से किया गया था, जैसे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया। और यहीं पर विश्लेषण एक बहुत ही चौंकाने वाला बिंदु सामने रखता है। वो क्या? स्रोत के मुताबिक
वित्त मंत्री ने अपने पूरे बजट भाषण में इन दोनों प्रमुख योजनाओं का एक बार भी जिक्र नहीं किया। क्या एक बार भी नहीं? ना मेक इन इंडिया, ना स्किल इंडिया? एक बार भी नहीं। और विश्लेषण इसे इन योजनाओं की विफलता की एक मौन स्वीकृति के तौर पर देखता है। बात तो सही है। अगर ये योजनाएं सफल होती तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। बिल्कुल। और स्रोत सिर्फ अटकलें नहीं लगा रहा, वो सीएजी की एक रिपोर्ट का हवाला देता है जिसमें स्किल इंडिया कार्यक्रम में हजारों करोड़ के घोटाले की बात कही गई है। ओह। इसी तरह पीएम इंटर्नशिप योजना का जिक्र है जिसका बजट स्रोत के अनुसार 95% तक कम कर दिया गया है। 95%? जी। और आंकड़े और भी हैरान करने वाले हैं। बताया गया कि कंपनियों ने 16 लाख से ज्यादा इंटर्नशिप ऑफर दिए, लेकिन सिर्फ 33,000 छात्रों ने ही उन्हें स्वीकार किया। एक मिनट, 16 लाख ऑफर और सिर्फ 33,000 ज्वाइनिंग, ये अंतर तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और उनमें से भी कई ने इंटर्नशिप बीच में ही छोड़ दी। स्रोत इन आंकड़ों को इस बात के सबूत के तौर पर पेश करता है कि ये योजनाएं जमीन पर काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो योजनाओं की बात से अब हम अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे पर आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस मोर्चे पर विश्लेषण क्या कहता है? यहाँ विश्लेषण और भी गंभीर हो जाता है। ये दावा करता है कि मेक इन इंडिया जैसे नारों के बावजूद जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगातार गिरा है। जीवीए, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में बने कुल सामान और सेवाओं की कीमत में मैन्युफैक्चरिंग का कितना योगदान है। अच्छा, तो ये हिस्सा गिरा है? हाँ, स्रोत के मुताबिक ये हिस्सा 2006-07 में 19% था, जो अब घटकर सिर्फ 14% रह गया है। 19 से 14%? ये तो काफी बड़ी गिरावट है। बहुत बड़ी। मतलब अर्थव्यवस्था के केक में मैन्युफैक्चरिंग का टुकड़ा बढ़ने की बजाय छोटा हो गया है। और इसी निराशाजनक परिप्रेक्ष्य में वो बजट में घोषित 2 नए मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन से 2 क्षेत्र? कंटेनर और लिफ्ट निर्माण। कंटेनर और लिफ्ट, ये तो काफी अनोखे सेक्टर हैं। कंटेनर निर्माण के लिए क्या योजना है? बजट में अगले 5 सालों में कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव है। सुनने में रकम बड़ी लगती है। हाँ, 10,000 करोड़ तो काफी बड़ी रकम है। लेकिन स्रोत तुरंत इसकी तुलना चीन के दबदबे से करता है, जिसके पास दुनिया का 95% कंटेनर बाजार है। और फिर वो एक ऐसा आंकड़ा देता है जो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। अच्छा, वो क्या आंकड़ा है? स्रोत का दावा है कि भारत की कुल क्षमता 1 साल में 3,000 कंटेनर बनाने की है। 3,000? बस। हाँ, सिर्फ 3,000, जबकि चीन 50 लाख कंटेनर बनाता है। 50 लाख? जी। और तो चीन की सिर्फ एक कंपनी, चाइना इंटरनेशनल मरीन कंटेनर ग्रुप, वो अकेले ही साल में 20 लाख कंटेनर बना देती है। बाप रे, इस पैमाने के सामने तो हमारी योजना। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत इसे बहुत देर से उठाया गया बहुत छोटा कदम कहता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि देर से ही सही, पर शुरुआत तो करनी ही होगी। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी नहीं है क्या? ये एक बहुत ही मजबूत पलटा तर्क है, लेकिन स्रोत का नजरिया अवसर की लागत का है। उसका सवाल ये है कि इस सेक्टर पर ध्यान देने में इतनी देर क्यों हुई, और क्या अब इस क्षेत्र में पैसा लगाना सबसे बेहतर इस्तेमाल है? मतलब New national waterways over the next 5 years, starting with national waterways 5 in अब शायद सेमीकंडक्टर या ग्रीन एनर्जी जैसे भविष्य के दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। ठीक है। स्रोत इसे उस ट्रेन के पीछे भागने जैसा बताता है जो प्लेटफॉर्म से जा चुकी है। मैं समझ गई। तो यही तर्क लिफ्ट निर्माण पर भी लागू होता होगा? लगभग वैसी ही कहानी है। स्रोत बताता है कि लिफ्ट का वैश्विक बाजार ओटिस, शिंडलर जैसी गिनी चुनी मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में है, और इन सब के बड़े बड़े प्लांट चीन में है। अच्छा, तो विश्लेषण ये सवाल पूछता है कि जब भारत का रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 दशकों में इतना फला फूला, तब कोई भारतीय लिफ्ट ब्रांड क्यों नहीं उभर पाया, और क्या अब सरकार की मदद से कोई वैश्विक स्तर पर मुकाबला कर पाएगा? ये सोचने वाली बात है। अच्छा, अब उस विषय पर आते हैं जिस पर सबकी नजर होती है, टैक्स। क्या आम करदाताओं के लिए कोई राहत थी? स्रोत का मानना है कि आम करदाताओं के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं था। कुछ बहुत ही मामूली राहतों का जिक्र है, जैसे मोटर दुर्घटना मुआवजे के ब्याज पर अब टैक्स नहीं लगेगा। ये तो अच्छा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत सीमित लोगों पर ही पड़ेगा। बिल्कुल। जिस चीज पर विश्लेषण ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है विदेशी संपत्ति का खुलासा करने के लिए लाई गई 6 महीने की एक मुश्त योजना। अच्छा, वन टाइम फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर स्कीम,
ऐसी योजनाएं तो पहले भी आती रही हैं। हाँ, और यही इसकी आलोचना का केंद्र है। स्रोत इसकी सीधी तुलना 2016 में लाई गई काले धन की स्वैच्छिक घोषणा योजना से करता है, जिसके कुछ ही समय बाद नोटबंदी की घोषणा हुई थी। एकदम सही। विश्लेषण ये सवाल उठाता है कि ऐसी योजनाओं से वास्तव में किसे फायदा होता है। क्या इससे काला धन वापस आता है, या ये कुछ चुनिंदा लोगों को अपनी संपत्ति को साफ करने का एक और मौका दे देता है? और टैक्स कलेक्शन को लेकर भी कुछ दावे किए गए थे, है ना? जी, स्रोत का दावा है कि कुल टैक्स कलेक्शन में कॉर्पोरेट टैक्स का योगदान लगातार कम हुआ है, जबकि आम वेतनभोगी और उपभोक्ता पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। मतलब आम जनता से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। स्रोत का तो यही कहना है। उसका दावा है कि कॉर्पोरेट्स को टैक्स में छूट दी गई, लेकिन उसके बदले में उन्होंने निवेश उतना नहीं बढ़ाया जितनी उम्मीद थी। तो इन सब बातों को अगर हम एक साथ देखें, दोहराई गई योजनाएं, मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ना, टैक्स में राहत न मिलना, तो इस बजट का अंतिम मूल्यांकन क्या है? स्रोत बहुत ही कड़े और सीधे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये बजट को दिशाहीन, लक्ष्यहीन और क्रियाहीन यानी डायरेक्शनलेस, मिशनलेस, एक्शनलेस बताता है। ये तो बहुत ही कठोर टिप्पणी है। आलोचना का सार ये है कि बजट महंगाई और बेरोजगारी जैसे देश के बड़े मुद्दों को सीधे तौर पर संबोधित करने में विफल रहा है। ये न गरीबों के लिए है, न किसानों के लिए, न ही युवाओं के लिए। तो ये सिर्फ शब्दों का एक जाल है जिसमें भविष्य के लिए कोई ठोस रास्ता नहीं है। स्रोत के अनुसार हाँ, पूरे विश्लेषण का सार उसी एक रूपक में छिपा है। सरकार उस ट्रेन के पीछे भाग रही है जो प्लेटफॉर्म से बहुत पहले जा चुकी है। और कोई सेक्टर भी है जिसे इस छूटी हुई ट्रेन की लिस्ट में शामिल किया गया है? हाँ, एक और है AVGC सेक्टर, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। अच्छा, इस सेक्टर को तो बढ़ावा देने की बात कही गई है। लेकिन यहां भी स्रोत का नजरिया वही है। वो कहता है कि ये सेक्टर तो खुद ही बढ़ रहा है। जिसे गेमिंग करनी है या एनिमेशन सीखना है वो कर ही रहा है। ये एक और ऐसी ट्रेन है जो अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है और सरकार अब उसमें एक डिब्बा जोड़ने की कोशिश कर रही है, बजाय इसके कि वो ये देखे कि अगली ट्रेन कौन सी आने वाली है। बिल्कुल। तो आज हमने हाल के बजट के एक बहुत ही आलोचनात्मक विश्लेषण पर गहराई से चर्चा की। हमने समझा कि कैसे ये स्रोत दोहराई जाने वाली योजनाओं, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति और बजट की समग्र दिशा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। जी, और इस स्रोत में पेश किया गया मुख्य तर्क यही है कि बजट देश की आर्थिक चुनौतियों के लिए कोई नया समाधान पेश करने के बजाय पुरानी योजनाओं को फिर से पैक करने और कर्तव्य जैसे नारों पर ज्यादा निर्भर करता है। और अपनी बात को वजन देने के लिए वो चीन के साथ कंटेनर निर्माण जैसे चौंकाने वाले आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। हाँ, यह दिखाने के लिए कि भारत कई अहम क्षेत्रों में कितनी देर से और कितने छोटे पैमाने पर प्रवेश कर रहा है। यह विश्लेषण भविष्य की योजनाओं की आलोचना करने के लिए पिछली विफलताओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जो अपने आप में एक सोचने वाली बात है। और यह हमारे सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? सवाल ये कि अतीत से सीखना कब बंद हो जाता है और भविष्य के बारे में निराशावाद कब शुरू हो जाता है? किसी पुराने असफल विचार को एक नए दृष्टिकोण के साथ फिर से जीवित करना कब एक समझदारी भरा कदम होता है, और कब ये, जैसा कि ये स्रोत बताता है, केवल उस ट्रेन का पीछा करना है जो स्टेशन से बहुत पहले जा चुकी है?